दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शशि और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10 का पार्ट 3। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ पर आपतित होगी तो कहाँ से परावर्तित होगी, ये हम लोग दर्पण में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। दर्पण दो प्रकार के गोलीय दर्पण और समतल दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं। अब उसी अवतल और अवतल दर्पण में कहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर प्रकाश की किरण किस बिंदु पर आपतित होगी तो कहाँ से होकर परावर्तित होगी, इसके बारे में। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रकाश के परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिएगा, देखिए ये है आपकी किरण, क्योंकि ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है और जैसे दर्पण से टकराई ये तो परावर्तित हो रही है, कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। ये बात आपको याद रखना होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की जो किरण होती है वो फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जो होती है कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। ये उत्तल दर्पण की लगी। देखिए, अगर ये सीधा समझ लीजिए कि फोकस पर ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, मतलब ये जो अक्ष है ना, इसको हम लोग आगे अगर बढ़ाते तो ये मुख्य अक्ष ही हुआ हम लोग का। ये लीजिए, हो गया ना, ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रही है तो ये यहाँ पर जो परावर्तित होगी, क्योंकि चिकना सतह इसका ऊपरी भाग है चिकना सतह, तो ये यहाँ से परावर्तित होगी। जब इसको हम लोग पीछे बैक खींचेंगे, क्योंकि ये जो है काल्पनिक रेखा है, ये जो डॉटेड रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है, तो ये डॉटेड रेखा द्वारा हम लोग अगर इसको पीछे खींचेंगे तो ये हमको लगेगी कि फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। देखिए, ये जो किरण इधर गई है ये लग रही है फोकस से होकर जा रही है, तो ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। पहली बात हो गई। दूसरी पॉइंट ये है, फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। देखिए, फोकस की दिशा में आपतित किरण, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण तो ये भी अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण आपका, ये भी उत्तल दर्पण है। इसमें देखिएगा फोकस से होकर आ रही है, ये जो आपतित किरण है फोकस की दिशा में आपतित हो रही है, फोकस की दिशा में आपतित हुई और दर्पण से टकराने के बाद ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर गुजरने लगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगी। तो इसमें हो गई कि फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, ये जो किरण है फोकस लग रहा है, नहीं फोकस पे आ रही है, लेकिन यहीं पर ये चिकना सतह है तो यहीं पर परावर्तित हो जाएगी, तो ये लगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर प्रकाश की किरण ये ऐसे जाएगी। मतलब ये होगा कि फोकस की दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस की दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अगर आपको दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में जानना है कि कहाँ पर रखने पर कहाँ कैसे बनता, तो ये चीज़ को आपको बढ़िया से याद कर लेना होगा। देखिए, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से होकर गुजरती है। देखिए, वक्रता केंद्र सी से अगर कोई प्रकाश की किरण होकर गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु सी यानी कि वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। देखिए, ये सी से आपतित हो रही है, आपतित की दिशा ये जो किरण दर्पण की तरफ आ रही है ये हो गया आपतित किरण, और इधर से ये लौट रही है ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कुछ इस तरह से चित्र बनता है और उत्तल दर्पण में आइएगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, मतलब एक किरण की तरह जो लगे कि ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, लेकिन चिकना सतह यहीं पर तो यहीं से परावर्तित हो जाएगी। इसे डॉटेड रेखा द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, जो कि लग रहा है कि वो ये वक्रता केंद्र पर आपतित हुई है, वक्रता केंद्र से होकर ही जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगर ध्रुव P पर, चौथा पॉइंट है, ध्रुव P पर कोई प्रकाश की किरण कोण I के साथ आपतित होती है तो कोण R के साथ परावर्तित होगी। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। इस पर अगर ये ध्रुव पर कोण I के साथ, जहाँ I बराबर आ रहा है, कोण I के साथ आपतित हो रही है तो कोण R के साथ क्या होगी, परावर्तित। जहाँ पर I और R क्या है, बराबर होगी।
ये देखिए यहाँ भी उत्तल दर्पण में भी ध्रुव पर आपतित होती है, तो आई कोण के साथ आपतित हो रही है, आर कोण के साथ परावर्तित होगी। ये 4 पॉइंट है, किरण रेखा है, जो हमें ये बताते हैं कि कहाँ से होकर गुजरेगी, कहाँ से ये होकर आपतित होगी, तो कहाँ से होकर परावर्तित होगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको ये दर्शाने के लिए कि दर्पण में कहाँ पर रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका भी कोई दोस्त 10th और 12th में पढ़ रहा था, ये रील्स उनके लिए ज़रूर भेज दीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए ये अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थानों पर रखे गए विभिन्न स्थानों पर अगर प्रतिबिंब को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसके बारे में है। इसमें बहुत से बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मैं आपको एक रूल्स देता हूँ, नियम देता हूँ, जो आप चुटकी में याद कर लीजिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। इसका नाम है रूल 6। रूल 6, जब दो स्थानों का योग 6 हो जाए, 6 हो जाए, तो उसका प्रतिबिंब एक दूसरे की विपरीत जगह पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब एक दूसरे के विपरीत जगह पर बनेगा। और ये सिर्फ होता है अवतल दर्पण में लागू, उत्तल दर्पण में नहीं होता। ये होता है अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उत्तल में कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अवतल दर्पण में हम लोग कर लेते हैं। हम लोग मानेंगे फोकस को, फोकस हो गया ये यहाँ पर ये है ध्रुव, ये ध्रुव है, सब आदमी जानते हैं इसके बारे में। फोकस है ये, इसके बारे में सब जानते हैं। ये वक्रता केंद्र C है, सब जानते हैं। और लास्ट में कहीं दूर जगह स्थित बिंदु के लिए हम लोग अनंत मान लेते हैं। ठीक है, देखिए फोकस के लिए हम लोग मान लिए 1, फोकस के लिए क्या माने हम लोग 1 मान लिए। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के लिए हम लोग 2 मान लेते हैं। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के लिए 2। देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी वस्तु स्थित रहे तो उसके लिए 2 मान रहे हैं। वक्रता केंद्र के लिए 3 मान रहे हैं। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच के लिए 4 मान रहे हैं। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच के लिए 4 मान रहे हैं। देखिए अगर हम लोग 1 में कितना जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा, रूल 6 का नियम है। 1 में कितना जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा, तो हम लोग जोड़ेंगे 5। 5 जोड़ 1 कितना होता है 6। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वस्तु कोई फोकस पर स्थित हो, अगर कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो तो 5, यानी कि फोकस का मतलब हम लोग 1। ये याद रखना होगा कि फोकस को 1 माने हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच को 2 माने हैं, वक्रता केंद्र को 3 माने हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच को 4 माने, अनंत को 5 माने। ये याद करना पड़ेगा। देखिए अगर फोकस पर रखते हैं यानी 1 पर रखते हैं तो फोकस 1 में कितना जोड़ेंगे कि 6 होगा, तो 5 यानी कि अनंत। अगर हम लोग फोकस पे रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ध्यान से सुनिएगा, फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। फोकस पर, फोकस पर रखेंगे तो अनंत, अनंत रखेंगे तो फोकस, क्योंकि 5 1 6। अब देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र फोकस के बीच का हो गया जगह, ये हो गया 2, इसको माने 2। 2 में कितना जोड़ेंगे कि 6 होगा, तो 2 में हम लोग जोड़ेंगे 4। 2 में कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, अगर हम लोग वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका मतलब यानी कि 2 के स्थान पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 4 पे, क्योंकि 4 2 6 यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अगर हम लोग वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और तीसरा पॉइंट है मेन ये वक्रता केंद्र। अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, अगर 3 पे रखते हैं तो क्या जोड़ेंगे 3 में कि 6 हो जाएगा, 3 ही जोड़ेंगे। यानी कि अगर वक्रता केंद्र पर हम लोग वस्तु को रखते तो उसका प्रतिबिंब इसी बिंदु पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, फोकस को 1 माने हैं, फोकस और वक्रता केंद्र को 2 माने हैं, वक्रता केंद्र को 3 माने हैं, और वक्रता केंद्र अनंत के बीच 4 माने हैं, और वो हो गया अनंत। 5 को माने अनंत। 1 पे रखेंगे तो 5 पे बनेगा, क्योंकि 2 स्थानों को जोड़ने पर 6 आना चाहिए। 5 जोड़ 1 6, 4 2 6, 3 जोड़ 3 6, यानी कि 5 अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब अनंत पर। अगर हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच 2 पे रखें तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और ये वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
और हाँ दोस्तों, फॉलो, अगर आप मुझे जहाँ कहीं भी देख रहे हैं तो वहाँ से फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो हम लोग समझते हैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चित्र आलेख द्वारा समझाइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में एक या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के इस टाइप में लगभग 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए हम पहले ही बताएं कि अगर फोकस यानी कि 1 पर रखेंगे तो अनंत 5 पर बनेगा, 5 1 6, इस बात को याद रखिए। अगर फोकस पर रखते हैं यानी कि फोकस 1 पर रखेंगे तो अनंत 5 पर बनेगा, 1 2 3 4, इस तरह से आप अपने माइंड के हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा कि आप किस तरीके से याद करना चाहते हैं उसको। देखिए फोकस पर वस्तु को रखे हुए, ये मान लीजिए ए बी कोई वस्तु ए बी कोई वस्तु है जो फोकस पर स्थित है, एफ पर स्थित है, और इसकी ये ऊंचाई होगी ए बी। तो इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण खींचना होगा। इसके लिए देखिए एक्यूरेट के लिए आपको क्या करना होगा, चाप लाना होगा। मतलब जिस तरह से आप वृत्त का केंद्र खींचते हैं ना, कि जैसे चाप पर मान लीजिए ये हमारा चाप हो गया और इसको हम लोग माप लेते हैं कि कितना त्रिज्या लेना है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का माप लेते हैं। तो आप एक त्रिज्या माप लीजिएगा यहाँ सी से। मान लीजिए जो भी त्रिज्या होगा यहाँ से 10 5 जो भी सेंटीमीटर का होगा, आप ये एक अर्धगोला खींचें। आप समझिएगा कि ये अर्धगोला खींचें इस तरह से। आप ये समझिएगा कि ये एक अर्धगोला खींचे हैं, और इस अर्धगोला में क्या है कि ये जितना सेंटीमीटर का आप ये लेते हैं, वक्रता त्रिज्या आप लेते हैं, जितना सेंटीमीटर का वक्रता त्रिज्या आप लेते हैं उसका आधा कर लीजिएगा फोकस दूरी को। जैसे मान लीजिए यहाँ से वक्रता त्रिज्या आप 10 सेंटीमीटर का लिए हैं, तो इसको कर लीजिएगा आप 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी को। फोकस दूरी को कितना करिएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम वस्तु को रखते हैं, अब अगर आप यहाँ से किरण को खींचते हैं ना, एकदम एक्यूरेट आएगा आपको अनंत पर, कहीं मिलेगा नहीं। तो देखिए शुरू करते हैं। ये फोकस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है और परावर्तन के बाद फोकस से ऊपर गुजरती है। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है, देखिए ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष इस तरह से समान ये है, तो इसके समांतर ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। तो फोकस से होकर क्या हो गई, गुजर गई। दूसरी ये कि वक्रता केंद्र यानी कि सी से होकर जाएगी प्रकाश की किरण, तो ये सी से ही होकर क्या होती है, आती है। तो देखिए ये कहीं पर एक दूसरे को नहीं मिलेगी, ये लाइन कहीं एक दूसरे पर नहीं मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी तो समझ लीजिए ये अनंत पर मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी तो ये अनंत पर मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि फोकस पर अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये आंसर हो गया। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। देखिए प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जो एक स्पेशल केस होता है उस टाइम में सिर्फ ये काल्पनिक होता है, नहीं तो हमेशा इसमें अवतल दर्पण मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ये हो गई आप ये पहला, इस पर हम लोग बताएं। अभी और 4 टाइप का बचा होगा जिसमें हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में पढ़ेंगे कि अगर वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरह का। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए।